नमस्कार साथियों, तेज सिविल्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया। कैसी रही आप सब लोगों की दिवाली? अच्छी रही? चलो बढ़िया। अब अपने वापस बैक टू ट्रैक, वापस अपनी पढ़ाई पे लग जाओ। और जो हमारी इंडियन इकोनॉमी की सीरीज चल रही है उसमें हमने क्लास 1 है वो कंप्लीट कर ली और आज हम क्लास 2 शुरू करेंगे। आज जो हमारी क्लास रहेगी वो जो हमारा टॉपिक इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति चल रहा था उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो शुरू करते हैं। इससे पहले जो कल हमने पढ़ा इसको एक बार वापस रिवाइंड कर लेते हैं कि कल हमने क्या क्या पढ़ा। कल हमने क्या क्या पढ़ा एक बार रिविजन हो जाए तो बढ़िया रहेगा। वापस देख लेते हैं। कल हमने पढ़ा इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति क्या होती है, इसके बारे में चर्चा की। तो मुद्रास्फीति क्या होती है? वस्तु एवं सेवाओं की कीमतों में वृद्धि हो जाना और मुद्रा के मूल्य में कमी हो जाना, इसको क्या कहेंगे संयुक्त रूप से? मुद्रास्फीति या महंगाई कहते हैं। इसके बाद में हमने पढ़ा कि मुद्रास्फीति की वजह से मुद्रा की जो क्रय करने की क्षमता है, जो परचेजिंग पावर है, परचेजिंग पावर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। मुद्रास्फीति के कारण मुद्रा के द्वारा वस्तु एवं सेवाओं को खरीदने की जो क्षमता है यानी क्रय क्षमता कम हो जाती है। फिर पढ़ा मुद्रास्फीति की गणना। तो मुद्रास्फीति की गणना कब की जाती है? मुद्रास्फीति की गणना मासिक आधार पर की जाती है। हमने पढ़ा प्रत्येक माह की जाती है, परंतु अगर गणना की हमें कंपैरिजन करनी है, तुलना करनी है, तो उसी माह के पिछले वर्ष के आंकड़ों से तुलना की जाती है। किससे की जाती है? उसी माह के पिछले साल की कीमतों से इसकी तुलना की जाती है। इसको हमने एग्जाम्पल के माध्यम से भी अच्छे से समझा। इसके बाद में हम देखते हैं मुद्रास्फीति के कारण। तो हमने मुद्रास्फीति के जो 3 फैक्टर मेनली बताए थे, मांग जनित मुद्रास्फीति, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, उसके बाद में आपूर्ति जनित मुद्रास्फीति, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे लागत जनित मुद्रास्फीति। तो हमने सबसे पहले जो मांग जनित मुद्रास्फीति है इसके बारे में पढ़ा। मांग जनित मुद्रास्फीति क्यों होती है? कि मार्केट में वस्तु एवं सेवाओं की मांग बढ़ जाती है। तो जब मांग बढ़ जाती है तो इसकी वजह से क्या हो जाती है? मार्केट में इन्फ्लेशन की स्थिति आ जाती है। तो वस्तु एवं सेवाओं की मांग बढ़ने से उत्पन्न मुद्रास्फीति क्या कहलाती है? मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। इसके कारण पढ़े तो कारण में हमने पढ़ा एक सस्ती मौद्रिक नीति, उसके बाद में पढ़ा सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, उसके बाद में हमने पढ़ा सरकार की कर व्यवस्था, अगर सरकार है जो कि करों को कम कर देती है तो। उसके बाद में हमने पढ़ा काला धन, काला धन के बाद में पढ़ा हमने निवेश में वृद्धि, फिर सार्वजनिक ऋण में अगर कमी हो जाए तो, निर्यात में अगर वृद्धि हो जाए, और उसके बाद में लास्ट में पढ़ा अगर हमें जनसंख्या में वृद्धि हो जाए तो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति है वो जनित विकसित होती है, उत्पन्न होती है। इसके बाद में आज हम शुरू करेंगे आपूर्ति प्रेरित मुद्रास्फीति, मतलब इन जो सप्लाई बेस इन्फ्लेशन है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सप्लाई बेस वर्ड से पता चल रहा है कि इसमें क्या हो रही है? मांग में मांग नहीं हो रही थी, सप्लाई में क्या हो रही है? सप्लाई, आपूर्ति नहीं हो रही है। तो आपूर्ति देखो, आपूर्ति क्या? असमयबद्ध और अपर्याप्त आपूर्ति। आपूर्ति एक तो समय पर नहीं हो रही है और दूसरा क्या हो रही है? आपूर्ति क्या हो रही है? अपर्याप्त हो रही है, मतलब सफिशिएंट, जितनी जरूरत है उतनी आपूर्ति नहीं हो रही है। तो इसकी वजह से वस्तु एवं सेवाओं की कीमत में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो आपूर्ति किस वजह से होगी? आगे हम पढ़ेंगे फैक्टर कि वे कौन कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से आपूर्ति है वो समयबद्ध तरीके से या फिर अपर्याप्त रूप से नहीं हो पाते, इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो सब समझ में आ गया होगा। आपूर्ति प्रेरित मुद्रास्फीति क्या होगी? सप्लाई बेस्ड पुश इन्फ्लेशन, यानी असमयबद्ध, समयबद्ध न होकर के और अपर्याप्त अगर आप वस्तुओं की आपूर्ति या सेवाओं की आपूर्ति होती है तो उससे जो मुद्रास्फीति विकसित होती है उसको क्या कहते हैं हम? आपूर्ति प्रेरित मुद्रास्फीति। अब देखते हैं इसके कौन कौन से फैक्टर है, कौन कौन से कारक है। सबसे पहले हमारा जो कारक आता है वो उत्पादन में कमी अगर हो जाए। आपूर्ति कब बिगड़ेगी? मान लो उत्पादन ही नहीं हुआ, जैसे इसको मेनली कृषि के क्षेत्र में देखा जाता है। अगर मान लो कृषि का प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? आपूर्ति ही नहीं होगी। मान लो गेहूं है, गेहूं की कीमत मार्केट में ज्यादा बढ़ गई, क्यों? क्योंकि गेहूं की मान लो फसल खराब हो गई। अगर पर्टिकुलर जैसे पंजाब हरियाणा जैसे एरिया में मान लो गेहूं की पूरी फसल खराब हो जाती है तो क्या होगी? आपूर्ति, उसकी सप्लाई नहीं होगी। सप्लाई क्यों नहीं हुई? क्योंकि उत्पादन भी नहीं हुआ था। तो इसकी क्या कारण हो सकता है? कि उत्पादन में कमी। अब उत्पादन में कमी क्यों क्यों हो सकती है इसको देखते हैं। सबसे पहले मानसून है जो कि कृषि के क्षेत्र में बड़ा डिसाइड काम करता है, कि इसलिए इसी कृषि का जुआ भी कहा जाता है। क्यों? मान लो मानसून की वजह से अगर वर्षा ज्यादा हो जाती है, अतिवृष्टि हो जाती है, तो इससे भी क्या हो जाती है? फसल खराब हो जाती है। अगर अल्पवृष्टि, वर्षा ही नहीं हुई तो इसकी वजह से भी फसल खराब हो जाती है। और अगर समयबद्ध पर्टिकुलर जब किसान को फसल को
पानी की आवश्यकता होती है, उस समय अगर वर्षा नहीं होती है, ठीक है, तो भी क्या होती है, फसल पर प्रभाव पड़ता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो मानसून, फिर मान लो बीमारी, किसी पर्टिकुलर एरिया में पूरी फसल को बीमारी लग गई, कोई कीड़ा है, कीट, केमिकल, बायोलॉजिकल कोई भी बीमारी हो सकती है, तो उसकी वजह से क्या हो गया, पूरी फसल ही खराब हो गई। तो पूरी फसल खराब होने से क्या हो गया, प्रोडक्शन ही नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद में कच्चे माल की कम आपूर्ति, अगर कच्चे माल की जो आपूर्ति होती है जिसके द्वारा कोई भी वस्तु बनाई जाती है, अगर कच्चा माल ही नहीं है तो कच्चा माल नहीं होगा तो क्या हो गया, जैसे अभी पिछले कुछ समय में हमने देखा कि कोयले की कमी हो रही थी, कोयले की कमी होने के कारण क्या हो गया था, बिजली का संकट उत्पन्न हो गया। तो बिजली क्यों नहीं बनी, क्योंकि कोयले का जो कच्चा माल है वो ही नहीं आ रहा है। तो जब उनके पास वो कोयला भी नहीं पहुंच रहा है तो कोयला से कच्चा माल होता है, अगर जो बिजली बनाने वाली कंपनियां हैं उनके पास कच्चा माल ही नहीं पहुंचेगा, तो कच्चा माल नहीं पहुंचेगा, इससे इसका नुकसान क्या होगा, बिजली का प्रोडक्शन नहीं हुआ। तो वही हम पढ़ रहे हैं कि अगर कच्चे माल की आपूर्ति ही नहीं होगी तो क्या होगा, उत्पादन, वस्तु का उत्पादन ही नहीं होगा। तो उत्पादन किन की वजह से कम हो सकता है, मानसून की वजह से कम हो सकता है, बीमारी की वजह से कम हो सकता है, या फिर अगर कच्चा माल समयबद्ध तरीके से या कच्चे माल की अगर सही आपूर्ति नहीं होती है तो भी क्या हो सकता है, वस्तुओं की उत्पादन क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो हमने पढ़ा आपूर्ति, जो प्रेरित मुद्रास्फीति का पहला कारक कौन सा है, उत्पादन में कमी। सेकंड कारक है सरकार की टैक्सेशन नीति, सरकार की कर नीति। अब सरकार की कर नीति को कैसे हम समझते हैं, सरकार की कर नीति, अगर मान लो सरकार अत्यधिक कर बढ़ा देती है, बहुत ज्यादा कर बढ़ा देती है, मान लो सरकार टैक्सेशन क्या करती है, 50% कर देती है। कोई कंपनी थी, उसने मान लो खूब सारी उसने अपनी ब्रांच खोल ली और अच्छा खासा वो प्रोडक्शन कर रही है, ठीक है, और उसको अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो रही है। मान लो एक कंपनी 100 करोड़ कमा रही है, दूसरी यूनिट से भी 100 करोड़, तीसरी यूनिट से भी 100 करोड़, तो इन तीनों यूनिट से इसने कितना पैसा कमाए, 300 करोड़ रुपए कमाए, करेक्ट है। अगर 300 करोड़ रुपए बने और सरकार कह रही मैं इस पे 50% टैक्स लूंगी, तो इसका 50% टैक्स में चला गया, इसका मतलब इसका जो नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 150 करोड़। अब बताओ कोई भी कंपनी वाला इतने टैक्स होने के बावजूद वास्तव में चौथी कंपनी खोलने का सोचेगा, नहीं सोचेगा, क्यों, क्योंकि उसका मनोबल है वो डाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मनोबल डाउन हो जाएगा। कैसे होगा, ध्यान रखो, जो फैक्ट्री का मालिक होगा वो क्या सोचेगा, मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, रात दिन काम कर रहा हूं और सरकार बैठे बैठे 50% ले जा रही है, ठीक है। तो इसकी वजह से भी क्या हो जाता है, प्रोडक्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जो कंपनियां होती है वो अपनी नई ब्रांच खोलती नहीं है, क्यों खोलेगी वो ब्रांच, जब उनको लगता है कि 50% हमारा सीधे सीधे टैक्स में चला जाएगा, तो क्या होता है, कंपनियों के ब्रांच खोलने जो उनका विस्तार होता है वो विस्तार अवरुद्ध हो जाता है, तो उनका क्या हो जाता है, मनोबल टूट जाता है। तो अगर सरकार अत्यधिक कर देती है, मतलब कर बहुत ज्यादा नहीं, अगर बहुत ज्यादा अत्यधिक कर देती है, तब होता है कि इनका जो उत्पादन करता होता है इनका मनोबल टूट जाता है। तो अगर सरकार कर में अत्यधिक वृद्धि कर देती है तो भी मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है। ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हम पढ़ते हैं कालाबाजारी। कालाबाजारी के बारे में देखते हैं क्या है। अगला है हमारा कालाबाजारी। कालाबाजारी क्या होता है, सबको पता है, अवैध रूप से किसी भी वस्तु एवं सेवा को छुपा के रखना। मान लो प्याज है, प्याज का क्या कर लिया, सबसे ज्यादा इन्हीं का होता है, स्पेशली प्याज का कालाबाजारी ज्यादा होती है। तो बड़े बड़े जो कंपनी वाले होते हैं या फिर बड़े बड़े जो विक्रेता होते हैं वो क्या कर देते हैं, प्याज को खरीद लेते हैं और खरीदने के बाद में क्या कर लेते हैं, स्टॉक बहुत बड़ी मात्रा में स्टॉक कर लेते हैं। तो बड़ी मात्रा में स्टॉक करने से क्या हो गया, मार्केट के अंतर्गत प्याज की डिमांड बढ़ी और उसी की तुलना में वहां पर सप्लाई नहीं हुई, तो सप्लाई नहीं होने से क्या हो गया, उस कीमत, प्याज की कीमत है वो बढ़ गई। उसी दौरान ये जो कालाबाजारी करने वाला है ये क्या करेगा, मार्केट में अपने प्याज बेचेगा,
तो इसको क्या होगा, ज्यादा प्रॉफिट होगा। परंतु इस प्रॉफिट के चक्कर में इस वस्तु की, या फिर एग्जांपल हम प्याज देख रहे हैं, प्याज की कीमत में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, जिससे आम जनता को बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो कालाबाजारी की वजह से भी मुद्रास्फीति बढ़ती है। कैसे बढ़ती है, समझ लिया कि कालाबाजारी की वजह से जो विक्रेता है वो अत्यधिक मात्रा में वस्तु को अपने पास संग्रहित कर लेता है, तो उस वजह से मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ जाती है। और जब मार्केट में डिमांड बढ़ती है, परंतु मार्केट में क्या होता है, इस प्याज की क्या हो गई कि जो सप्लाई है वो अवरुद्ध हो जाती है। तो अगर सप्लाई चेन अवरुद्ध हो जाती है तो क्या हो जाता है, धीरे धीरे इसकी जो कीमत है उसमें वृद्धि हो जाती है, और कीमत वृद्धि होने से क्या हो गया, इन्फ्लेशन की स्थिति आ जाती है। फिर अगला हमारा है सरकार की आयात नीति। सरकार की आयात नीति, सरकार की आयात नीति किस प्रकार मुद्रास्फीति को बढ़ाती है, इससे हम समझते हैं। सरकार मान लो आयात बिल्कुल कम कर दे, सरकार क्या कहेगी, सरकार कहेगी नहीं हम तो आयात करेंगे ही नहीं, तो इससे भी मुद्रास्फीति बढ़ेगी। कैसे समझते हैं, मान लो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, कच्चा माल। हम विदेशों से बहुत सारा कच्चा माल लेते हैं, जैसे पेट्रोलियम उत्पाद हो गया, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद हो गया, या फिर फार्मास्यूटिकल जो दवा का क्षेत्र ड्रग्स वाला है, वो भी हम क्या करते हैं, विदेशों से आयात करते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि नहीं सर, हम ये कच्चा माल विदेशों से खरीदेंगे नहीं, क्योंकि हमारी आयात नीति में हमने ये प्रावधान किया है कि हम अपना आयात बिल है उसको बहुत कम कर देंगे। तो आयात बिल कम करने से क्या होगा, ये जो कच्चा माल आ रहा है ये भी कम हो जाएगा, तो इस कच्चे माल की जो देश में उपलब्धता है वो कम हो जाएगी। जब देश में कच्चे माल की उपलब्धता ही नहीं रहेगी तो उसकी डिमांड जितनी है उतनी तो रहेगी, परंतु उसी के तुलना में क्या प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, उत्पादन नहीं हो पाएगा। जब उसी की तुलना में उत्पादन नहीं हो पाएगा और मांग उतनी ही बनी हुई है, तो क्या होगा, वस्तु एवं सेवाओं की कीमत बढ़ेगी, और कीमत बढ़ने से क्या होगा, इन्फ्लेशन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो जैसे कुछ लोगों का तर्क है कि हम जैसे चाइना का, अगर आपने आईआर पढ़ते हो तो चाइना में हमारे इंडिया और चाइना का ट्रेड पढ़ते हो, तो ट्रेड लगभग एक पक्षी झुका हुआ है, चाइना की तरफ झुकाव ज्यादा है। इसका क्या मतलब हुआ कि हम चाइना से बहुत ज्यादा वस्तुएं सेवाओं का आयात करते हैं, परंतु निर्यात हमारा बहुत कम है, तो हमारा जो बिल है वो हमारा नेगेटिव में रहता है। परंतु तो कुछ लोगों का मानना है कि हम जो चाइना से कच्चा माल खरीदते हैं इसको लेना ही बंद कर दे। अगर ऐसा हम करते हैं तो बहुत बड़ी गलती हुई। सरकार क्यों नहीं करती, सरकार को पता है अगर हमने ऐसी स्थिति या ऐसा काम करना शुरू कर दिया तो देश में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि चाइना से हम बहुत सारा कच्चा माल खरीदते हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल मेडिकल है उसका अधिकांश भाग हम कहां से खरीदते हैं, चाइना से। जैसे सोलर एनर्जी है, तो सोलर एनर्जी के जितने भी एसेट्स जो उपकरण होते हैं वो सारे के सारे हम कहां से खरीदते हैं, चाइना से खरीदते हैं। तो अगर वहां से नहीं खरीदेंगे और देश में इन वस्तुओं का हमारे यहाँ उत्पादन नहीं होता है तो क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसके लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं, इसके लिए ये प्रयास किए जा सकते हैं कि जो कच्चा माल हम वहां से खरीद रहे हैं वही कच्चा माल हम भारत में प्रोडक्ट करें, भारत में उत्पादित करें। ठीक है, जैसे मान लो फार्मास्यूटिकल का जो मेडिसिन है उसके संदर्भ में जो हम चीजें वहां से खरीदते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक आइटम मान लो हम विदेश चाइना से बहुत सारे खरीदते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम। अगर हम क्या करेंगे कि भारत में ही उतना का उतना प्रोडक्शन, उसी क्वालिटी का प्रोडक्शन भारत में कर देंगे, उसके बाद में हम है जो कि वहां का जो चाइना का माल है उसको कम कर सकते हैं, वहां से हम खरीदना कम कर सकते हैं। उससे पहले हम कतई पॉसिबल नहीं है, अगर करेंगे तो देश में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अगर इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जाए कि क्या हमें चाइना से तत्काल जो आयात है वो कम कर देना चाहिए, तो नहीं, हम चाइना से तत्काल आयात कम नहीं कर सकते। इससे पहले हमें क्या करना होगा, देश की इकोनॉमी के अंतर्गत जो वस्तु एवं सेवाओं के लिए जो कच्चा माल है या फिर चाइना से जो हम खरीदते हैं वो हमें सबसे पहले उसका प्रोडक्शन हमारे देश में करना पड़ेगा। उसके बाद में हम जो चाइना का आयात बिल है उसको कम कर सकते हैं। तो आयात नीति का पर आपको पता चल गया। अगर सरकार इस प्रकार की आयात नीति अपनाती है कि हम अपना आयात बहुत कम कर देंगे, आयात अगर कम कर देंगे तो कच्चे माल की उपलब्धता कम हो जाएगी, और कच्चे माल की उपलब्धता कम होने से वस्तु एवं सेवाओं की कीमतों में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, जिससे इन्फ्लेशन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो ये क्लियर हो गया आपको। तो हमने पढ़ लिया उत्पादन में कमी पढ़ लिया, उत्पादन में कमी के कारण पढ़ लिया, फिर सरकार की कर नीति, कालाबाजारी, आयात नीति और उत्पादन में अवरोध। अगर प्रोडक्शन में कुछ ना कुछ बाधा उत्पन्न हो जाए, कुछ ना कुछ ऐसा अवरोध उत्पन्न हो जाए कि उत्पादन ही नहीं हो रहा, जैसे कोई फैक्ट्री है, कोई मान लो फैक्ट्री है,
उत्पादन में अवरोध कहां कहां हो सकता है देखते हैं। एक तो मान लो हड़ताल, युद्ध, इनकी वजह से उत्पादन में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। जैसे मान लो कोई फैक्ट्री है और फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर है, वो कहेंगे हमारी सैलरी बढ़ाओ, हमारी क्या करो, सैलरी बढ़ाओ, और कंपनी सैलरी नहीं बढ़ाती है तो वो क्या कर लेते हैं, हड़ताल कर लेते हैं। अब हड़ताल हो गए तो क्या हो गया, प्रोडक्शन रुक गया, और प्रोडक्शन रुक गया तो क्या हो गया, मार्केट में जो आपूर्ति है वो ठप हो गई, और आपूर्ति अगर ठप हो जाती है तो क्या हो जाती है, वस्तु एवं सेवाओं की कीमत बढ़ जाती है, और कीमत बढ़ने से मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये एक हो गया हड़ताल, एक हो गया युद्ध। जैसे अभी यूक्रेन वॉर चल रहा है, यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा है, तो इसकी वजह से पूरी दुनिया में खाद्य मुद्रास्फीति बढ़ गई है। जो खाद्य मुद्रास्फीति वो बढ़ गई, क्यों, क्योंकि यूक्रेन है जो कि यूरोप में जो खाद्य पदार्थ स्पेशली गेहूं का बहुत बड़ा प्रोडक्शन देश है, बहुत बड़ा प्रोडक्शन करता है, ठीक है, बहुत ज्यादा मात्रा में, ठीक है। तो यूक्रेन में युद्ध की वजह से क्या हो गया, जो प्रोडक्शन है वो कम हो गया, क्यों, क्योंकि उसकी वजह से फसलें खराब हो रही है, पहली चीज। दूसरे अगर किसान है वो अपने कृषि कार्यों में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि युद्ध में उनके लिए वो सैनिक सेवा में चले जाते हैं, तो इसकी वजह से वहां क्या होता है, प्रोडक्शन रुक गया है। तो इसकी वजह से भी क्या हो जाता है, प्रोडक्शन में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से भी क्या हो जाता है, मार्केट में जो सप्लाई है, जितनी सप्लाई होनी चाहिए उतनी सप्लाई नहीं हो पाती, और सप्लाई नहीं होती है तो क्या हो जाती है, वस्तु एवं सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती है। तो उत्पादन में अवरोध हड़ताल की वजह से, या फिर कोई आपदा आ जाए, मान लो अभी कोरोना आ गया, ठीक है, तो कोरोना की वजह से क्या हो गया, सारी फैक्ट्री वगैरह क्या हो गया, बंद हो गए। तो बंद हो गए से क्या होता है, वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन नहीं हुआ, और उत्पादन नहीं हुआ और डिमांड तो उतनी की उतनी है, तो क्या हो गया, उनकी कीमतों में क्या हो गई, वृद्धि हो गई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा उत्पादन में अवरोध। तो अब जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लो। इसका भी लेना है, चलो इसका भी, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लो। ले लिया, इसका भी ले लो। आपूर्ति प्रेरित जो मुद्रास्फीति है, इसके कारकों में हमने पढ़ा उत्पादन में कमी, या फिर इसमें दूसरा पढ़ा सरकार की टैक्सेस पॉलिसी, फिर हमने पढ़ा कालाबाजारी ब्लैक मार्केटिंग, आयात नीति इंपोर्ट पॉलिसी, और उत्पादन में अवरोध हड़ताल, आपदा या युद्ध की वजह से उत्पादन में क्या हो जाता है, अवरोध उत्पन्न हो जाता है, इसकी वजह से प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो आई होप जो आपका सेकंड है वो आपको आपूर्ति प्रेरित जो मुद्रास्फीति है वो समझ में आ गया होगा। अब हम शुरू करते हैं हमारा अगला है लागत प्रेरित मुद्रास्फीति, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अगर किसी भी वस्तु एवं सेवाओं की अगर कॉस्ट बढ़ जाती है, कीमत बढ़ जाती है, तो इसकी वजह से भी मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। मान लो ये घड़ी है, ठीक है, इस घड़ी की पहले बनाने की कीमत थी वो 1000 रुपए थी, किन्हीं कारणों से अब जो इसकी जो प्रोडक्शन जो लागत है, बनाने की लागत, वो मान लो 1100 रुपये हो गई, 100 रुपये इसकी लागत बढ़ गई। कौन कौन सी कारण है वो हम पढ़ लेंगे। तो इसकी वजह से क्या होगी, महंगाई बढ़ेगी। अब ये 100 रुपये इसकी जो बनाने की कीमत है वो बढ़ गई, लागत बढ़ गई है, तो क्या करेगी, मार्केट में भी ये महंगी मिलेगी। अगर ये मार्केट में महंगी मिलेगी तो क्या होगा, मुद्रास्फीति बढ़ेगी। अब वे कौन कौन से कारक है जिसकी वजह से ये कॉस्ट बढ़ती है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। वस्तु एवं सेवाओं की उत्पादन लागत, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बढ़ जाती है, तो इसकी वजह से भी मार्केट में वस्तु एवं सेवाओं की कीमत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब उत्पादन लागत किसकी वजह से बढ़ती है, सबसे पहले इसमें देखते हैं कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि होना। अगर जो रॉ मटेरियल है, कोई भी अगर वस्तु बनाती है तो उसमें कच्चा माल प्रयुक्त होता है, अगर कच्चा माल ही महंगा हो गया तो इससे क्या हो जाएगा, वस्तु एवं सेवाएं की कीमत बढ़ेगी। जैसे मान लो कच्चा माल पेट्रोलियम उत्पाद जैसे हम गल्फ कंट्री से खरीदते हैं, तो मान लो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोलियम जो पदार्थ है, इनकी जो कच्चे तेल के माल है, इनकी अगर कीमत बढ़ जाती है तो इनकी कीमत बढ़ेगी तो क्या होगा, भारत में पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ जाएगी।
क्योंकि जो कच्चा माल है पेट्रोलियम पदार्थ वो भारत में आकर परिष्कृत होता है, तो पेट्रोल डीजल बनता है। तो वहां अगर वहां कीमत बढ़ गई कच्चे माल की, तो यहां पर भी क्या होगा, इसकी कीमत बढ़ेगी, सीधी सी बात है, ये आप सबको पता है, कोई इश्यू नहीं है। तो अगर कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि होती है तो क्या हो जाता है, जो वस्तु के उत्पादन की लागत है वो बढ़ जाती है। सेकेंड है मजदूरी दर में वृद्धि। अगर मजदूर है उनकी जो मजदूरी की दर है वो बढ़ जाती है। मान लो कोई प्रोडक्शन है जिसमें पहले उसकी लागत 500 रुपए थी और उसमें जो मजदूर है उसकी कीमत मान लो 50 रुपए थी। अब मजदूरों ने कहा हम नहीं 50 नहीं लेंगे, हम रुपए लेंगे 60, तो इसकी कीमत क्या होगी, अब उत्पादन लागत 510 रुपए हो गई। मतलब क्या हो गया, जो लागत है वो लागत बढ़ गई। अगर लागत बढ़ गई तो फिर क्या हो गया, वस्तु एवं सेवाओं की उत्पादन लागत बढ़ गई और इसी क्या होगी, इन्फ्लेशन की स्थिति हो गई। बिल्कुल सिंपल से आप 2 बार सोचोगे तो सारे के सारे टॉपिक आपसे आराम से आप कवर अप कर पाओगे। बिल्कुल 2 बार सोचना कि अच्छा इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगी, कैसे ये बढ़ेगी या कैसे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जरूरी नहीं एग्जाम में यही पॉइंट डाले, कारण बहुत सारे कारण है, क्योंकि ये मेन फैक्टर है। ठीक है, तो ये आपको वहां पर सोचना है एग्जाम में कि अच्छा इसकी वजह से कैसे, आपको वो लिंकअप करना पड़ेगा। और लिंकअप कब होगा, जब आप इनको समझोगे। अगर इनको समझ लोगे तो बाद में कोई इश्यू नहीं आएगा। फिर किराया एवं ब्याज दर में वृद्धि, सेम चीज। अगर किसी ने कोई गोदाम है वो किराए पे ले रखा है और उसने अपना किराया बढ़ा दिया है, तो किराया बढ़ा दिया तो क्या होगा, अब जो बनाने वाली फैक्ट्री है तो फैक्ट्री वो अपने घर से तो देगा नहीं, तो वो क्या करेगा, वस्तु की कीमत बढ़ा देगा। कीमत बढ़ा देगा तो क्या बताएगा कि हमारी प्रोडक्शन जो लागत है, प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बढ़ गई है, और प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई है तो क्या हो जाएगा, मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। फिर अगर बैंक ब्याज दरों में वृद्धि कर देता है, बैंक क्या करता है, ब्याज दरों में वृद्धि कर देता है, तो बैंक या फिर कोई भी व्यक्ति जिससे उसने पैसा उधार लिया, तो ब्याज दरों में वृद्धि करेगा तो क्या हो जाएगा, उसकी प्रोडक्शन लागत अपने आप बढ़ गई। ये तो बिल्कुल सारे के सारे टॉपिक एक जैसे ही हैं। फिर है तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि, अभी हमने पढ़ा। अगर तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि हो जाती है तो इसकी वजह से क्या होगा, जो भी वस्तु का निर्माण होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फिर इसमें जो होता है परिवहन लागत, इसमें ये भी डाल सकते हैं हम। अगर परिवहन लागत बढ़ जाती है, परिवहन लागत कब बढ़ेगी, जब तेल के अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि हो जाएगी, या फिर जो ये किराया है ये बढ़ जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, जो परिवहन करने वाली जो ट्रांसपोर्टेशन कंपनियां हैं या फिर जो भी इनके ड्राइवर वगैरह होते हैं वो भी क्या करेंगे, या फिर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रेलवे है वो अगर अपनी कीमतों को बढ़ा देती है तो इसकी वजह से क्या होगा, उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाती है। मान लो कच्चा तेल बढ़ गया, कच्चा तेल की कीमत बढ़ गई, जैसे कहेंगे डीजल की कीमत बढ़ गई, तो डीजल की कीमत बढ़ने से क्या होगा, भारत में डीजल पेट्रोल महंगा मिलेगा। भारत में डीजल पेट्रोल महंगा मिलेगा तो जितने भी परिवहन के साधन होंगे, परिवहन के साधन में भी फिर क्या होगा, उनका जो कीमत है वो भी अपनी कीमत बढ़ा देंगे, वो अपनी कीमत ज्यादा बढ़ा देंगे, वो अपना जो शुल्क है या फिर किराया है वो बढ़ा देंगे। तो इनका किराया बढ़ने की वजह से क्या हो गया, उत्पादन लागत बढ़ गई, और उत्पादन लागत बढ़ने की वजह से क्या हो गया, इन्फ्लेशन की स्थिति आ गई। तो आप आराम से इनको कोरिलेट कर पाओगे, कोई इश्यू नहीं है। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। जिसको स्क्रीनशॉट लेना वो ले लो भाई। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए शुरू करते हैं। फिर अगला हमारा है फिलिप कर्व, फिलिप वक्र। हमारी जो क्यूबिट की सीरीज थी उसमें हमने 2-4 जो कर्व थे वो पढ़े, फिलिप कर्व, लोफर कर्व, लोरेंज वक्र, गिनी गुणांक वक्र, ये सारे के सारे हमने पढ़ लिए थे। तो इसको एक बार वापस देख लेते हैं, क्या होता है फिलिप वक्र। तो कई बार एग्जामों में ये क्वेश्चन प्राय पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल सीधा सा पूछा जाता है। इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक तो पूछता है कि फिलिप कर्व किससे संबंधित है, दूसरा है कि फिलिप कर्व में है क्या। तो फिलिप कर्व किससे संबंधित है, मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी से संबंधित है, और इसमें जो इसका इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये है,
ये कहता है फिलिप वक्र है वो मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के बीच में दीर्घकालीन संबंधों को दर्शाता है। किसके बीच में? मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के बीच में संबंधों को दर्शाता है। जो फिलिप थे इकोनॉमिस्ट, उनका यह मानना है कि एक सीमा तक अगर मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो बेरोजगारी में कमी आएगी। ये इनके बीच में कैसा संबंध दर्शाता है? नकारात्मक संबंध दर्शाता है। मुद्रास्फीति इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन बेरोजगारी। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन क्या होगी? कम होगी। ये इनका कहना है भाई साहब का। इसका ये अपना प्रूफ भी देते हैं। ये कहते हैं कि अगर मुद्रास्फीति बढ़ती है तो बेरोजगारी कम होती है, इसीलिए मुद्रास्फीति देश के लिए, इकोनॉमी के लिए अच्छा भी माना जाता है। परंतु इसने कहा ये एक सीमा तक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक सीमा तक होना चाहिए। एक सीमा के बाद अगर मुद्रास्फीति बढ़ जाती है तो वो इकोनॉमी के लिए नुकसानदेह होती है। अब इसको हम जस्टिफाई कैसे करेंगे मुद्रास्फीति या बेरोजगारी के बीच में? तो जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने कहा कि मुद्रास्फीति बढ़ती है, इसका मतलब क्या हो गया? मार्केट में मांग बढ़ रही है। मुद्रास्फीति का तो मतलब यही हुआ कि मार्केट में मांग बढ़ रही है। तो मुद्रास्फीति के बढ़ने से मार्केट में मांग बढ़ती है, तो मार्केट में मांग बढ़ने की वजह से जो उत्पादन करता होता है, जो उत्पादन करने वाला होता है, इसको ज्यादा फायदा होता है। सीधी सी बात है, मांग बढ़ रही है तो मांग बढ़ रही है, इसका मतलब क्या होगा? उसका प्रोडक्ट बिक रहा है, और प्रोडक्ट जब ज्यादा बिक रहा है तो क्या होगा? उसको फायदा होगा। तो फिर उत्पादन क्या करता है? उत्पादनकर्ता क्या करता है? अतिरिक्त उत्पादन करने की कोशिश करेगा। भाई इसको मान लो पहले 100 रुपए मिल रहे थे, लाभ हो रहा था, अब इसका लाभ 150 रुपए हो गया। अब क्या ये कोशिश करेगा कि मैं और इन्वेस्ट करूं ताकि मेरा लाभ ज्यादा बढ़ जाए, तो ये ज्यादा प्रोटेक्शन करने की कोशिश करेगा। तो ये क्या करेगा? अतिरिक्त उत्पादन करने की कोशिश करेगा। और अतिरिक्त उत्पादन करने के लिए क्या चाहिए? इसको लोग चाहिए काम करने के लिए। तो काम करने के लिए लोग चाहिए, तो उन लोगों को क्या मिलेगा? वहां पर काम करने के लिए रोजगार मिलेगा। और रोजगार की मिलने से क्या होगा? बेरोजगारी की दर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के बीच में नकारात्मक संबंध होता है। मुद्रास्फीति की वजह से मार्केट में मांग बढ़ती है, मांग बढ़ने की वजह से उत्पादनकर्ता को लाभ होता है, क्योंकि उनका प्रोडक्ट ज्यादा बिकता है। ज्यादा बिकता है तो उनको लाभ होता है, तो उनको वो लाभ होता है तो फिर वो क्या करता है? अपने लाभ को और निवेश करता है ताकि उसको और अधिक लाभ मिले। तो अधिक लाभ करने के लिए वो अतिरिक्त उत्पादन करना चाहता है, और एक्स्ट्रा उत्पादन करेगा। और एक्स्ट्रा उत्पादन करेगा तो उसके लिए उसको क्या करने चाहिए? मजदूर चाहिए काम करने के लिए, या कार्मिक चाहिए। तो काम करने के लिए लोग चाहिए, तो फिर उनको क्या मिलेगा? लोगों को अतिरिक्त, जो लोग वो अपने कंपनी में लगाएगा तो उनको क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। उनको रोजगार मिलेगा मतलब क्या होगा? बेरोजगारों की संख्या कम हो गई। और वही तो वो कह रहे हैं फिलिप्सन कि मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के बीच में क्या होता है? नकारात्मक संबंध होता है। कई बार एग्जामों में ये क्वेश्चन सीधा का सीधा पूछा गया है, इसके बीच में नकारात्मक संबंध होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, सॉरी। तो आज की हमारा क्लास यही पूरी होती है। एक बार वापस कंसाइज देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले जो पहले वाला पढ़ा है वो भी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले पढ़ा मुद्रास्फीति, वस्तुएं एवं सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होना और उसके साथ मुद्रा के मूल्य में कमी होना। हम 2-4 बार यहाँ पढ़ेंगे तो आपको ठीक ठाक याद हो जाएगा। फिर अगली जो स्लाइड है उसमें हमने पढ़ा कि मुद्रास्फीति के कारण मुद्रा की जो वस्तुएं एवं सेवाओं की खरीदने की क्षमता है, जो क्रय परचेजिंग पावर है, क्रय करने की क्षमता है, वो कम हो जाती है। फिर मुद्रास्फीति की गणना पढ़ा। मुद्रास्फीति की गणना प्रत्येक माह मासिक आधार पर की जाती है, परंतु कीमतों की तुलना उसी माह के पिछले वर्ष के साल के आंकड़ों के आधार पर
की जाती है। फिर मुद्रास्फीति का हमने कारण पढ़ा, मांग प्रेरित कारक। मांग प्रेरित मतलब वस्तु एवं सेवाओं की मार्केट में मांग ज्यादा है, मांग ज्यादा की वजह से क्या हो जाती है, मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। मांग प्रेरित में कारण कौन कौन से थे, सस्ती मौद्रिक नीति, उसके बाद में हमने पढ़ा सार्वजनिक व्यय में अगर वृद्धि हो जाए तो भी क्या हो जाता है, मांग जनित मुद्रास्फीति होती है। फिर हमने पढ़ा काला धन, निवेश में वृद्धि, सार्वजनिक ऋण में अगर कमी हो जाए तो, करों में अगर कमी कर दे तो, निर्यात में अगर वृद्धि हो जाए, निर्यात में अगर वृद्धि कर दे तो, और अगर निवेश में वृद्धि कर दे, और अगर हमारी जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है तो भी मांग प्रेरित मुद्रास्फीति होती है। इसके बाद में हमने पढ़ा आपूर्ति प्रेरित मुद्रास्फीति। आपूर्ति प्रेरित मुद्रास्फीति क्या है, असमय और अपर्याप्त, अगर समयबद्ध रूप से ना हो और पूरी पर्याप्त सफिशिएंट भी अगर सप्लाई ना हो तो वस्तु एवं सेवाओं की कीमतें क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। उससे जो मुद्रास्फीति बनती है उसको क्या कहते हैं, आपूर्ति जनित मुद्रास्फीति। इसका कारण कौन कौन से, उत्पादन में अगर कमी हो जाए तो उत्पादन में कमी के कारण क्या क्या बताए, मानसून या फिर बीमारी या फिर कच्चे माल की आपूर्ति ना होना। फिर हमने पढ़ा सरकार की टैक्सेशन पॉलिसी, उसके बाद में हमने पढ़ा कालाबाजारी, उसके बाद में पढ़ा सरकार की आयात नीति, उसके बाद में पढ़ा हमने उत्पादन में अवरोध। उत्पादन में अवरोध किन की वजह से हो सकता है, हड़ताल की वजह से हो सकता है, आपदा की वजह से हो सकता है और युद्ध की वजह से हो सकता है। इसके बाद में हमने क्या पढ़ा, लाभ प्रेरित मुद्रास्फीति, वस्तु एवं सेवाओं की अगर उत्पादन लागत बढ़ जाती है तो उससे निर्मित मुद्रास्फीति को क्या कहते हैं, लागत जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। इसके कारणों की चर्चा की, इसके कारणों में हमने देखा कच्चे माल की कीमतों में अगर वृद्धि हो जाती है तो भी मुद्रास्फीति बढ़ती है, मजदूरी दर में वृद्धि होती है। उसके बाद में पढ़ा जो ब्याज है उसमें वृद्धि हो जाए, किराए की दर में वृद्धि हो जाए, और उसके बाद में हमने पढ़ा तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि हो जाए। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। फिर हमने सबसे लास्ट में पढ़ा फिलिप वक्र। फिलिप वक्र यह वक्र मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के बीच में जो लॉन्ग टर्म रिलेशन है उसके बारे में बताता है। और फिलिप वक्र के अनुसार मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के बीच में नकारात्मक संबंध होता है, अर्थात मुद्रास्फीति बढ़ेगी, अगर एक सीमा तक मुद्रास्फीति बढ़ती है तो बेरोजगारी कम होती है। क्यों, क्योंकि मुद्रास्फीति बढ़ने की वजह से मार्केट में मांग ज्यादा होती है, और मांग ज्यादा होने की वजह से उत्पादनकर्ता को लाभ होता है, और उत्पादनकर्ता अतिरिक्त उत्पादन करना चाहता है। अगर अतिरिक्त उत्पादन करेगा तो उससे क्या होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, और लोगों को रोजगार मिलेगा तो बेरोजगारी की दर कम हो जाएगी। तो इसका जिसने स्क्रीनशॉट नहीं लिया वो स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं कि कल की क्लास में थोड़ा मुद्रास्फीति टॉपिक है, ये लंबा चलेगा। बाकी टॉपिक इतनी ज्यादा लंबी आप सोच रहे होंगे हमारे टाइम ज्यादा कंज्यूम करा, नहीं करेगा। सिर्फ ये इन्फ्लेशन एक ही टॉपिक है जो ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है, बाकी टॉपिक सिंपल है, उसमें ज्यादा टाइम हम नहीं लगाएंगे क्योंकि हम टू द पॉइंट कर रहे हैं। हमने आपने देखा होगा बहुत कम चीजें पढ़ी है, अगर पॉइंट देखोगे तो बहुत कम पॉइंट, आपको 15-20 पॉइंट मिलेंगे दोनों क्लासों में, 15-15, 20-20 पॉइंट। उस पर क्लास हमारी ज्यादा जा रही, क्यों? क्योंकि ये कंसेप्चुअल टॉपिक है, इसको हमें समझना है, इसीलिए क्लास थोड़ी सी लंबी जा रही है। उसके बाद में हम कोशिश करेंगे कि जो बाकी टॉपिक है उनमें टू द पॉइंट की बात करेंगे, और उनमें ज्यादा जहां पर समझने की बात होगी वहां पर हम समझेंगे। इसके अलावा ज्यादा अतिरिक्त बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये अप्लाइड क्वेश्चन है या अप्लाइड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसको आप हम क्या कर रहे हैं, ढंग से तैयार करें। बाकी वाला टॉपिक हम टू द पॉइंट ही करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। तो ठीक है, आप चाहे तो इसको रिवीजन क्लास के रूप में 2x में भी देख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।